हेलो एवरीवन, दिस इज सविता चौहान। वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक जियोग्राफी क्लास 10th। ये चैप्टर आपका सेकेंड टर्म का सिलेबस है के अकॉर्डिंग है। अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक्स ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे मेंशन किए हुए हैं। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं अदर रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके सभी जितने भी अभी तक वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ पे भी ज्वाइन करके आप नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो में स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 31st क्वेश्चन आस्क्ड टू यू, व्हाई इज नॉट इंटरनेशनल ट्रेड कंसीडर इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी। किसी भी कंट्री के अंदर अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड को देखें तो मेन बैरोमीटर इकोनॉमिक का क्यों माना जाता है कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड है तो दैट मीन्स वहाँ का जो इकोनॉमिक ग्रो हो रहा है। ये क्या रीज़न है इसका मेन? Advancement of international trade of country is an index of economic prosperity. That means जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड ग्रो हो रहा है, आपके जो लिंक हैं वो अदर कंट्री के साथ हैं, तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, वहाँ से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रहा है। आपकी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगा, टेक्नोलॉजी आएगी तो जॉब जनरेट होगी, जॉब जनरेट होगी तो इनकम भी इंक्रीज होगी हर इंडिविजुअल पर्सन की। अब आप खुद ही सोचो, इनकम इंक्रीज हो रही है तो लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा और कंट्री की जो इकोनॉमिक है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, ग्रो हो जाएगा। इकोनॉमिक जीडीपी जो है वो ग्रो हो जाएगा। तो ये एक अपने आप में ही क्या दिखाता है, बैरोमीटर दिखाता है, इकोनॉमी की प्रॉस्पेरिटी दिखाता है और अपने आप में ही वो कंप्लीट कर देता है। देयरफॉर कंसीडर द इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ अ कंट्री। इसीलिए हम इंटरनेशनल ट्रेड को बोलते हैं कि वो एक इकोनॉमिक का बैरोमीटर है। अगर ट्रेड है तो जॉब्स हैं एंड अदर लिंक्स ऑल्सो कनेक्ट विद दिस। अपने आप ही सारी चीज़ें डेवलपमेंट की इससे कनेक्ट हो जाती हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एज द रिसोर्सेज आर स्पेस बाउंड। जैसे कि आप जानते हो, दैट मीन्स जैसे कि आप जो रिसोर्सेज आप इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी देखते हो, कहीं पे रिसोर्सेज कम है तो कहीं पे ज़्यादा है। किसी कंट्री में पेट्रोल ज़्यादा है तो किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको एग्रीकल्चर दिखाई देगा, कहीं पे इंडस्ट्री ज़्यादा है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज हैं, तो दैट मीन्स कोई भी कंट्री अपने आप में क्या है, कंप्लीट नहीं है। ना तो वो सरवाइव कर सकती है विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ की तो उसको ज़रूरत पड़ेगी। इंडस्ट्री चलानी है तो स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत हो सकती है, कॉल सेंटर की ज़रूरत हो सकती है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत हो सकती है। तो एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड। अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो आपको उस चीज़ को एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, यानी सेल भी करना पड़ेगा। डोमेस्टिक लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे। डोमेस्टिक में तो वही हो गया कि आप ठीक है कंट्री के अंदर ही लोकल टू लोकल एरिया में या फिर स्टेट टू स्टेट कर रहे हैं, लेकिन आप जब अदर कंट्री से जुड़ रहे हैं तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इम्पोर्ट यानी वहाँ से कोई चीज़ें हैं, चाहे रॉ मटेरियल है या कुछ भी है जो मंगवा रहे हैं। तो इसके बिना तो आप इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में सोच नहीं सकते, आपकी कंट्री सर्वाइव नहीं कर सकती है। हर कोई एक दूसरे पे इंटरडिपेंड है। और आज तो पता ही है आपको कितनी इकोनॉमिक ओपन हो चुकी है सबकी। जैसे कि चाइना का एग्जाम्पल ले लो, चाइना पहले क्लोज इकोनॉमिक था तो इतना डेवलप नहीं था, बट आज उसने ओपन इकोनॉमिक अपना पॉलिसी को अपनाया है। तो कितना आप देख सकते हैं कि चाइना का अपने आप में ही इन्फ्लुएंस है हर कंट्री में, एज अ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने में, मशीनरी में, चीप प्रोडक्ट में। और इंडिया का भी देखेंगे तो 1991 के बाद से जो पॉलिसीज़ उन्होंने ली हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेके, तो अपने आप में वहाँ पे भी दिखाई देता है डेवलपमेंट। और ट्रेड बैरियर्स हटाना, ओपन करना मार्केट, इंटीग्रेशन होना मार्केट का, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट के लिए। एंड व्हेन द पीपल ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स। अगर आप खुद ही सोचो, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है इम्पोर्ट से ज़्यादा, दैट मीन्स आप सेल ज़्यादा कर रहे हैं आउटसाइडर्स कंट्रीज़ में, तो वो आपका बैलेंस है, यानी फेवर में है, ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है अगर आपकी कंट्री से सप्लाई हो रही है। ऑन द कंट्री, अगर इसके ही हम अपोजिट साइड देखें
तो अगर इंपोर्ट एक्सीड कर रहे हो तो क्या हो गया, आपका जो फाइनेंस है, जो मनी है, वो तो बाहर जा रहा है। एंड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर देखें इंपोर्ट ज़्यादा है, दैट मीन्स आप बाय कर रहे हो, बाहर से चीज़ें ले रहे हो, तो वो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है, यानी असंतुलन व्यापार, जो कि आपके लिए लॉस प्रूफ करेगा, यानी लॉस इंडिकेट कर रहा है। तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स वो प्रॉफिटेबल है, आपको फ़ायदा देगा, और अनफेवरेबल मीन्स होता है यानी आपको लॉस होगा। तो दैट मीन्स ये जो बताया है अपने आप में ही आप व्यूज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं, अदर एग्जांपल्स दे सकते हैं, और इसको अच्छी तरीके से आप दोनों में अगर डिफरेंस आता है फेवरेबल और अनफेवरेबल और ट्रेड में, तो आप इजीली दे सकते हैं दोनों डेफिनेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क टू यू, फीचर्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इंडिया को डिस्क्राइब करना है कि इंडिया में क्या एक्सपोर्ट होता है, क्या इंपोर्ट होता है। लाइक अ कमोडिटी अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं और ओर्स के और मिनरल्स के, जैसे जैम्स हैं और ज्वेलरी, ये परसेंटेज दे रखी है कि इतना परसेंटेज हर किसी में से क्या होता है, एक्सपोर्ट करते हैं यानी बाहर भेजा जाता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी हैं और इनका परसेंटेज है, ये जो सेंसस दिखाया है 2016 और 17 की अकॉर्डिंग है। एंड अदर कमोडिटीज़ जो है इंपोर्ट, दैट मीन जो बाहर से हम मंगवाते हैं इंडिया में, जैसे पेट्रोलियम है या उसके प्रोडक्ट है, उनका परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है। एंड प्रीशियस स्टोन्स हैं, पेरल्स हैं, केमिकल्स हैं, कोल और कोक, ब्रिक्वेट्स और ये सब मशीनरीज हैं। ये 16 और 70 का सेंसस है। अभी शायद 19, 20, 21 का जो डाटा होगा वो अलग होगा, बट डाटा और फैक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको वरी नहीं करना, क्योंकि उसके मार्क्स नहीं करते हैं, क्योंकि हर बुक में थोड़ा जो डाटा और फैक्ट्स होते हैं वो चेंज होते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रेड अंडरगोन अ सी चेंजेस लास्ट डिकेड्स। कुछ टाइम पे देख रहे हो तो जो समुद्र के रास्ते से ट्रेड होता था, अब बिल्कुल ही जो वे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है वो चेंज हो गया, क्योंकि एंशियंट टाइम से ही आप देख रहे हो कि जो ट्रेड होता था कोस्टल एरिया से, हम दूसरी कंट्री से कनेक्ट होते तो सी रूट से ही हुआ करते थे। बट नो नीड ऑफ दिस टाइम, अभी दिस इज़ द मॉडर्न टाइम, लाइक का एक टेक्नोलॉजी का टाइम है, आईटी सेक्टर इतना इम्प्रूव है, तो दैट मीन्स इंफॉर्मेशन और नॉलेज अगर हमें एक्सचेंज करनी है तो हमें यहाँ पे सी रूट की आज ज़रूरत नहीं है कि समुद्र के रास्ते जाओ और इतना आपको 10 दिन, महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं जब वहाँ पहुँचोगे, जब जाके आप वहाँ इन्फॉर्मेशन या नॉलेज दोगे। नहीं, आज हम कोई भी कमोडिटी या गुड्स को क्या करना चाहते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर के थ्रू भेज सकते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे तो इंडिया को तो हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर का एक जाइंट है, मतलब एक पूरा डेंस नेटवर्क यहाँ पे पाया जाता है। एंड इट्स अ अर्निंग लार्ज फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और फॉरेन से जितना भी आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज जो होता है, अर्निंग के सोर्सेज अगर हम देखें तो आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही आज हम ज़्यादा अर्निंग कर पा रहे हैं सर्विस सेक्टर से। लाइक अ कॉल सेंटर्स जो हैं मोस्टली एमएनसीज कंपनी हो गई या अदर कंट्रीज़ हो गई, वो यहीं पे सेटअप करती हैं, क्योंकि जो यंग हैं, यूथ्स हैं, वो अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन के सिस्टम से अपने किसी भी ट्रेड को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तो वो बेस्ट ऑप्शन है। तो आज आप एक जगह बैठ के अदर कंट्री से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने व्यापार को किसी की कंट्री के साथ, किसी भी पर्सन के साथ कहीं भी विदाउट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम कर सकते हैं। तो ये एक इसका बेनिफिट है जो अभी चेंज हुआ है मॉडर्न टाइम में, अब टेक्नोलॉजी आ गई है। नेक्स्ट है टूरिज्म को भी क्या इंडिया में बढ़ावा मिला है, उसके फीचर्स बताने हैं। पहले से हम मानते हैं जो टूरिज्म है काफ़ी हद तक यानी सब्सटेंशियली बढ़ा है 3 डिकेड्स में। अगर 30 सालों में हम देखें तो फॉरेन टूरिस्ट जो है अराइवल देखें तो पहले से 4.5% जो था 2015 में इंक्रीज़ हुआ है, और इतना कॉन्ट्रीब्यूशंस है उसका फॉरेन एक्सचेंज में 2015 में, ठीक है, ये यहाँ पे है। और 8.03 मिलियंस फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे विजिट करने आए थे 2015 में। 15 मिलियन पीपल्स डायरेक्टली इस टूरिस्ट इंडस्ट्रीज़ में लगे हुए हैं, यानी कहीं ना कहीं उनको एम्प्लॉयमेंट इस टूरिस्ट जो एक सिस्टम है उसमें उनको जॉब मिली हुई है। क्योंकि
एक प्लेस से दूसरी जगह घुमाना, उनको कल्चर बताना और उनको अपना एडवेंचर्स दिखाना, तो ये एक बिजनेस टाइप ही है। बहुत सारे लोगों को ये रोज़गार देता है, जनरेट करता है, जिससे लोग इसमें अंगेज हैं, उनका लाइवलीहुड को सपोर्ट करता है। नेशनल इंटीग्रेशन करता है, क्योंकि आप खुद सोचो दूसरी कंट्री से फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं, तो दैट मीन्स आपका एक उसमें एक रिलेशन दिखाई दे रहा है दूसरी कंट्री के साथ, सपोर्ट दिखाई दे रहा है। लोकल हैंडीक्राफ्ट क्राफ्ट जो हमारा जैसे इंडिया का है, हाथों से बनी चीज़ें पसंद की जाती हैं, तो वो भी एनहांस होता है। कल्चर को परस्यूट्स करता है, आपका जो कल्चर है एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसको भी एनहांस मिल जाता है। एंड हेल्प मिलती है डेवलपमेंट में, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कल्चर और हेरिटेज। यानी अगर फॉरेन्स आ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो विरासत से बनी हुई चीज़ें हैं या मिली हुई हैं, या कल्चर है, वो क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है जगह, एक प्लेस से दूसरी प्लेस। तो एक मैसेज जा रहा है कि वहाँ का कल्चर अपने आप में ही कितना ज़्यादा एडवांस है, या कितना उनका हेरिटेज है, कितना स्ट्रॉन्ग पास्ट रहा है अपने आप में ही। हमारी क्या किसी भी कंट्री की क्यों ना हो, जो ऐसी चीज़ें होती हैं जब प्लेस टू प्लेस मूव होती हैं, सिर्फ हम गुड्स और कमोडिटीज़ को ही नहीं कह सकते, या सिर्फ इंफॉर्मेशन या नॉलेज को ही नहीं कहते, वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। ऑल्सो कल्चर और हेरिटेज भी क्या करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में क्या करता है, इन्फ्लुएंस डालता है बाय द टूरिज्म, क्योंकि वो वहाँ के कल्चर को समझ के अपने वहाँ पे ले जाके उस चीज़ को फॉलो करते हैं। एंड फॉरेन टूरिस्ट जो विज़िट करते हैं, उनके जैसे हेरिटेज टूरिज्म होते हैं, वो देखने के लिए आते हैं। इको टूरिज्म होते हैं, दैट मीन्स जो कि अर्निंग पर्पस से आते हैं। और एडवेंचर टूरिज्म है जो अलग अलग सर्च के माध्यम के लिए आए हैं। और कल्चरल टूरिज्म है जो कि कल्चर से रिलेटेड, कई बार उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, या घूमने आए हैं, उन चीज़ों को देखने समझने आए हैं, हमारी संस्कृति कैसी है। मेडिकल टूरिज्म, कई बार यहाँ आपको पता है मेडिकल सिस्टम कितना चीप है और अच्छा है, हेल्दी चीज़ें प्रोवाइड कराता है, जबकि बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में हेल्दी सिस्टम, मेडिकल सिस्टम जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो यहाँ इलाज कराने भी लोग आते हैं, बिजनेस टूरिज्म से भी के लिए भी आते हैं। तो दैट मीन्स दिस काइंड ऑफ टूरिज्म को हम देखते हैं कि जो फॉरेन है इन चीज़ों के लिए मोस्टली एज अ टूरिस्ट बन के आते हैं। वास्ट पोटेंशियल डेवलपमेंट टूरिज्म में देखें तो पार्ट ऑफ ऑल कंट्रीज़ में पहले से ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, और एक बहुत बड़ा पोटेंशियल भी है। यानी अगर इसको डेवलपमेंट किया जाए तो अभी इसमें बहुत स्कोप है, कि चाहे वो इनकम जनरेट में देखें या डेवलपमेंट में देखें, या फिर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। तो अभी बहुत पोटेंशियल है इस डेवलपमेंट के लिए, और भी अभी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको इस पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट करे, एफर्ट्स डाले। एंड मेड और प्रमोट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म फॉर द अपकमिंग इंडस्ट्रीज़। और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जिस तरीके से ऐसे एफर्ट्स करे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म जो हैं आए, प्रमोट हों, और अपकमिंग ऑफ इंडस्ट्री के लिए भी टूरिज्म होना चाहिए, ताकि बाहर से लोग अपने इंडस्ट्री के लिए आए, सेटअप करने आए, या वहाँ पे विज़िट करने आए, या उन चीज़ों को देखने समझने आए कि जो थोड़ी सी यूनिक हैं, जो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में हम बात कर सकते हैं कि उनका एक अलग ही लेवल है। तो ये एक टूरिज़्म का क्वेश्चन है जो कि आप लिख सकते हैं कि क्या इंडिया का स्कोप है और क्या हो सकता है। तो लास्ट में अपनी गवर्नमेंट को क्या एफर्ट्स करने चाहिए वो डाल सकते हैं, और नेशनल लेवल पे जो टूरिस्ट का इंटीग्रेशन है वो क्या सपोर्ट देता है, किस किस को देता है, और कितना इंक्रीजमेंट हुआ है टूरिज्म में, वो आप बता सकते हैं। एंड इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।